हेलो गाइज, हेमंत एएलपी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज जो है हम लोग इतिहास के दूसरे पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको यहाँ पे बताया जा रहा है और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं और जो प्रश्न आया है उसमें थोड़ा-सा व्याख्या भी कर दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसी को केवल एक लाइन लिख दिया गया है। नहीं, अगर ऋग्वेद से क्वेश्चन आया है और हमें लग रहा है कि वह इम्पोर्टेंट है तो ऋग्वेद की पूरी व्याख्या कर दी गई है, जो प्रश्न नहीं आए हैं वो भी। तो अगर आप यहाँ से रिवीजन करते हैं तो आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, प्लस कम समय में आप ज़्यादा प्रश्नों को याद करने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक है, तो अब आप जो है पूरे व्याख्या सहित नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस क्लियर नहीं रहता है कि एसएसटी में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन संकलित करना है। अगर अपने से करेंगे तो याद नहीं होता है, जब यहाँ पे करेंगे तो हमारे द्वारा लगभग हर प्रश्न याद करवा दिया जाएगा, अगर 1-2 बार आप देख लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पांडुलिपि, हमने अभी बात किया था कि पांडुलिपि क्या होता है। जैसे कोई एक आदमी या अनेक आदमी कोई स्क्रिप्ट यानी कोई लिपि अगर अपने हाथ से तैयार कर रहा है तो उसे हम पांडुलिपि कहेंगे। तो पांडुलिपि जो था वो सबसे पहले ताड़ पत्रों अर्थात भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर क्या की जाती थी, लिखी जाती थी। अभिलेख क्या होता है? देखिए, पत्थर तथा धातु जैसा अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, इसी पे कुछ लिख दिया गया, बस यही हो गया अभिलेख। ठीक है, यही क्या हो गया? अभिलेख। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हैंग्रियोग्राफी। ये शब्द जो है आप पहली बार सुन रहे होंगे कि हैंग्रियोग्राफी क्या होता है। देखिए, हैंग्रियोग्राफी जो होता है वो संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। किसी भी संत का, किसी भी महान संत का अगर जीवनी आप लिख रहे हैं तो उसी को आप कहते हैं हैंग्रियोग्राफी। और इसमें संत के जीवनी के बहुत विशेष चीज़ों को लिखा जाता है। जैसे संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। ये नहीं कि बस संत के बारे में लिख दिए, संत के अंदर क्या क्वालिटी है उस क्वालिटी की व्याख्या हैंग्रियोग्राफी में की जाती है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। राजा हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट। देखिए, कंफ्यूजन होता है। राजा जो है वो हर्षवर्धन है। राजा कौन है? हर्षवर्धन है। और उनके दरबारी कवि या लेखक कौन है? बाण भट्ट है। ठीक है, ने उनकी जीवनी लिखी हर्षचरित। अब देखिए, बाण भट्ट ने लिखा क्या? हर्षचरित। हर्षचरित में किसका वर्णन? हर्षवर्धन के युद्ध इत्यादि और उनके पराक्रम का वर्णन है। तो आपसे पूछा है कि हर्षचरित्र किस भाषा में है, तो आप बता देंगे किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगला है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, ये दो मिले हैं शैलचित्र। ठीक है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका तथा आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो तथा महदहा। महदहा में प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि जो प्राचीन शैल चित्रकला मिले हैं वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में मिले हैं और थोड़ा बहुत कहाँ पे मिले हैं? उत्तर प्रदेश में मिले हैं। यानी प्राचीन शैल चित्रकला जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका तथा आदमगढ़ में मिले हैं, उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो तथा महदहा में मिले हैं। अगला है कामन एरा, जिसे आप CE कहते हैं। कामन एरा जो है क्रिश्चियन एरा
कॉमन एरा को ही हम क्रिश्चियन एरा कहते हैं, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, इसलिए इसे कॉमन एरा कहा जाने लगा। ठीक है, कॉमन का मतलब हर जगह कॉमन हो गया। ऐतिहासिक स्थल वह स्थल है जहाँ पे अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं। देखिए, कोई भी ऐतिहासिक स्थल हो, जैसे हम अकबरनामा ही कह दें, तो वहाँ पे अकबर की जो भी चीज़ें हैं, अतीत की जो भी स्मृति हैं, उनके कपड़े, उनके तलवार, उनके युद्ध जीते गए जो भी अभिलेख इत्यादि हैं, उन सबको रखा गया है। अर्थात ऐतिहासिक स्थल वह स्थल होता है जहाँ अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं। अगला है, भारतीय इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास कालों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। विभाजित करने की समस्याएं आती हैं क्योंकि काल विभाजन की संकल्पना जो है पश्चिमी विचारों से क्या है? ग्रहण की गई है। विदेशी विचारों से इस सिस्टम को ग्रहण किया गया है। जहां आधुनिक काल का संबंध विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से है, वहां पे हमारे यहाँ एक समस्या आती है कि हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का विभाजन करते हैं पश्चिमी विचारों से ग्रहण करके। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक में सिंधु सभ्यता की खोज की गई। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। इंडिका के लेखक जो हैं मेगास्थनीज हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज का अच्छी तरह से क्या किया है? वर्णन किया है। अगला आ जाता है प्रशस्ति। देखिए, प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशस्ति के यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं प्रशस्ति के बारे में। जैसे मान लीजिए, जो एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। पहले उदाहरण से ही समझते हैं। एक प्रशस्ति है जिसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक कौन है? हरिशेठ हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेठ हैं। प्रयाग प्रशस्ति को बनाने वाले, रचना करने वाले कौन है? हरिशेठ हैं। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है कि यह कौन कौन से युद्ध जीते, कब जीते, तो वही प्रयाग प्रशस्ति होता है और कुछ होता नहीं है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में राजा की क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से एक ज्ञानी कवि हो गए, विद्वान हो गए, इन्हीं व्यक्तियों द्वारा इसको क्या की जाती है? लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए, इस समय जो भी राजा हो और जो भी कवि हैं, वो कवि राजा की बड़ाई बतियाने लगे। जब राजा की बड़ाई बतियाने लगेंगे तो उनका संरक्षण उनको जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो वही है प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति में शासक राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। ठीक है, इससे जानकारी भी मिल जाती है कि वह राजा कैसा था। अब देखिए, अगला चैप्टर आ गया प्रारंभिक समाज यानी पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन आता है आहार संस्कृति। देखिए, ताम्र पाषाण या आप कह सकते हैं ताम्र पाषाण ग्रामीण संस्कृति में सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। तो ताम्र पाषाण ग्रामीण संस्कृति में सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। ठीक है, यह दक्षिण पूर्वी भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण आपका इधर हो गया, पूर्व इधर हो गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी भारत में आहार संस्कृति पाई जाती थी, जो ताम्र पाषाण कालीन सबसे प्राचीन जो है संस्कृति है। अगला है पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने
पुरास्थल से शुतुरमुर्ग मुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो शुतुरमुर्ग है, ये पूरा पाषाण, देखिए इम्पोर्टेंट है, पूरा पाषाण मतलब पहले जो है पाषाण युग में पाए जाते थे शुतुरमुर्ग भी। इसका साक्ष्य महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिला है। देखिए हड़प्पा का उदय जो हुआ था, हड़प्पा का उदय हुआ 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। कहीं कहीं आपको 2650 से 1950 मिल जाता है। तो आप याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता का उदय जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के दौरान माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन के निम्नलिखित कारण है। देखिए पहला कारण है कि नदियां क्या हो गई थी, सूख गई थी। दूसरा क्या है, जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण ही क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो यही 3-4 कारण हैं जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अगला है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी थी। देखिए पूरा पाषाण काल जो है पूरे मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल का ही माना जाता है। यह प्राक ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार, देखिए पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। अगला है मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते हैं। यानी मेहरगढ़ से जो है खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले, इम्पोर्टेंट है। गुजरात राज्य में हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पा नगर या शहर जो है सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में मिले हैं। देखिए गुजरात में ही लोथल नामक पत्तन या बंदरगाह भी है, जिसको एक नगर की संज्ञा दी गई, एक शहर की संज्ञा दी गई। वैसे ही धौलावीरा भी गुजरात में है। सूत कोदड़ा से ही जो है घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले थे। तो ये धौलावीरा, सूत कोदड़ा और लोथल, ये तीनों गुजरात के बहुत इंपॉर्टेंट पत्तन नगर यानी शहर हैं, बंदरगाह वाले शहर। देखिए वक्राकार ईंटें बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्राकार ईंटें अलग हैं और अलंकृत ईंटें अलग हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि वक्राकार ईंटें जो है कहाँ से प्राप्त हुए, तो चंदूदड़ो, कहाँ से, वक्राकार ईंटें चंदूदड़ो से प्राप्त हुए। इस स्थल की खोज 1931 में एन गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया तथा इसका उत्खनन 1935 में जेएच मैके के द्वारा किया गया। जबकि कालीबंगा से, देखिए जो अलंकृत ईंटें हैं वो कहाँ से पाई गई, कालीबंगा से। जबकि कालीबंगा से अलंकृत ईंटों को पाया गया और कालीबंगा से ही जुते हुए खेत यानी कृषि फर्म के साथ मिले। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो भैया कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। और इस कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। इस स्थल की खुदाई बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने किया। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा कि वक्राकार ईंटें कहाँ पाई गई, चंदूधड़ों में, और अलंकृत ईंटें और जुते हुए खेत कहाँ पाए गए, कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। अगला है वस्तु विनिमय पद्धति। देखिए वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है कि धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली करके व्यापार करना। वस्तु को विनिमय, आप हमें चावल दे दीजिए, हम आपको गेहूं दे देते हैं। वस्तु विनिमय व्यापार इसी को कहते हैं। इसमें धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की कीमत ज्यादा है, किसी की कीमत कम है, तो चावल कम देंगे, गेहूं ज्यादा लेंगे, लेकिन व्यापार में किसी भी धन का उपयोग नहीं करेंगे। प्राचीन काल में इसी पद्धति से व्यापार होता था।
अब देखिए महापाषाण, महापाषाण, पाषाण मतलब पत्थर और महा मतलब बड़ा पत्थर। तो इसका उपयोग जब दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। देखिए आज भी जब विदेशों इत्यादि में दफन किया जाता है, तो वहाँ पे एक पत्थर का शिला लगा दिया जाता है जिसे महापाषाण कहते हैं और वहीं पे जाके जो है लोग पूजा इत्यादि करते हैं या मरे हुए आदमी से मिलने जाते हैं। भीमबेटका एक पूरा पाषाण काल का स्थल है। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और भीमबेटका गुफा से शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। और आपको बताया गया है कि शैल चित्रों के अवशेष को हम प्राथमिक स्रोत में रखते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा पार्ट भी आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग जो भी बचेगा वो तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।